तो आज हम बात कर लेते हैं जो हमने 3 क्लास पीछे की ली है, जिनमें हमने 4 टॉपिक कवर करे थे। जिनमें हमारा पहला ही टॉपिक था द्रव्यमान केंद्र, दूसरा था बल आघूर्ण, तीसरा था कोणीय संवेग संरक्षण और चौथा था जड़त्व आघूर्ण। तो चारों के बारे में एक शॉर्ट वीडियो और एक शॉर्टकट से एकदम आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। जिनमें हमारा पहला ही टॉपिक है जिसका नाम था द्रव्यमान केंद्र। अब अगर हमें सीधा ही अगर हम समझना चाहें कि द्रव्यमान केंद्र है क्या, तो द्रव्यमान केंद्र यानी किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर हम उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सके, यानी उसका संपूर्ण द्रव्यमान किसी एक बिंदु पर मान सके, यानी उस बिंदु का द्रव्यमान हम संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान बता सके। यानी सीधी सी बात यही है कि यानी किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिसके द्वारा हम उस वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके आगे की अगर हम बात करें तो यानी उस बिंदु की क्या खासियत होती है कि अगर हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं तो संपूर्ण वस्तु पर वह बल माना जाता है, यानी उस बिंदु के द्वारा किया गया कार्य संपूर्ण वस्तु द्वारा किए गए कार्य के समान होता है। इससे हमें किसी भी वस्तु के कोई भी जो क्रिया है उस पर उसका जो कार्य है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस एक बिंदु के द्वारा हमें प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं। यानी द्रव्यमान केंद्र के द्वारा हम उस वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें उस पूरी वस्तु की जानकारी लेने के लिए सिर्फ हम उस द्रव्यमान केंद्र पर ही पूरी की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं। उस द्रव्यमान केंद्र की उसी से हमें उस संपूर्ण वस्तु की जानकारी हमें मिल सकती है। यानी किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिसके द्वारा हम उसे वस्तु को कंट्रोल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके एग्जांपल वही हमने देखे थे कि भाई जैसे हमने ये मार्कर है, अब इसे हमने कंट्रोल करना है तो हम इसको हमें इस तरह कंट्रोल कर लिया, जैसे इस बिंदु द्वारा कंट्रोल कर लिया। तो अब इस बिंदु के द्वारा जब हमने कंट्रोल किया, इसका मतलब इसका द्रव्यमान केंद्र यहीं पर है। अब इस वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य यानी इसकी जो गति है या इसका त्वरण है, इस पर लगाया गया बल है या इसकी स्थिर अवस्था है, इसका जो द्रव्यमान है वो संपूर्ण वस्तु का द्रव्यमान माना जाएगा, संपूर्ण वस्तु का वेग माना जाएगा, संपूर्ण वस्तु के जो त्वरण है वो माना जाएगा। यानी उस वस्तु की अगर हम जानकारी निकाल लेंगे, उस वस्तु के उस पॉइंट की जिस पॉइंट को हम द्रव्यमान केंद्र कह रहे हैं, अगर उसकी हम जानकारी निकाल लेंगे तो इसका मतलब हम पूरी वस्तु की जानकारी निकाल लें। उसी वस्तु यानी उस बिंदु को अगर हम जिस स्थिति में बताएंगे, इसका मतलब वो पूरी की पूरी वस्तु उसी स्थिति में हमें मिलेगी। इसके लिए हमें जो इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो ये है, जैसे दो बात तो ये कि भाई जो द्रव्यमान केंद्र है वो ज़रूरी नहीं है कि उस वस्तु के अंदर हो। जिस तरह हमने बात की थी किसी रिंग की, जैसे कोई रिंग होती है, उससे रिंग का जो द्रव्यमान केंद्र है वो उसके केंद्र में होता है। तो जरूरी नहीं है कि उसे किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उस वस्तु में हो। या दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि भाई जहाँ द्रव्यमान केंद्र है वहाँ पर उस वस्तु का द्रव्यमान भी मौजूद हो। ये कोई आवश्यक नहीं है कि भाई उस वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र है उस पर वस्तु का द्रव्यमान हो, या वो जो द्रव्यमान केंद्र है वो उस वस्तु के अंदर स्थित हो, वो बाहर भी स्थित हो सकता है। और इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई जो द्रव्यमान केंद्र है अगर हम उस वस्तु में हम देख रहे हैं तो वो उस वस्तु के ज़्यादा वजन वाली यानी ज़्यादा जिस तरफ द्रव्यमान है उस तरफ हमें उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। यानी जो द्रव्यमान केंद्र है वो अगर हमने कोई दो वस्तुओं से मिलकर या भाई दो कणों से मिलकर हमने कोई वस्तु बना रखी है, तो उस वस्तु में अगर हमारे पास एक तरफ 5 किलो की वस्तु है, एक तरफ 2 किलो की है, तो 5 किलो वाली वस्तु की तरफ हमें द्रव्यमान केंद्र मिलेगा। यानी जो वस्तु का द्रव्यमान केंद्र है वो उस वस्तु के उस बिंदु की तरफ मिलेगा जिस तरफ ज़्यादा वजन है यानी ज़्यादा द्रव्यमान है। यह उस द्रव्यमान केंद्र की खासियत है। और उसके बाद में है इसका एक फॉर्मूला, जो द्रव्यमान केंद्र का जो फॉर्मूला है वो है हमारा, द्रव्यमान केंद्र को हमें सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास। तो अब इसमें एक चीज़ है कि अगर हमें द्रव्यमान केंद्र के बारे में पूछा जाएगा तो उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पूछी जाएगी कि उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ पर है।
उसके लिए हमें दो अक्ष कहीं पर भी उससे बिंदु दिए जा सकते हैं या उस बिंदु के निर्देशांक दिए जा सकते हैं, साथ में उनका द्रव्यमान दिया जा सकता है। उसके बाद हमें उसे का द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो इसके लिए जो उसका फॉर्मूला होगा RCM, CM यानी सेंटर ऑफ मास, R यानी उसकी स्थिति, उसकी जो फॉर्मूला होगा वो होगा M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 डॉट डॉट हम लिख सकते हैं MnRn। यानी जितने भी बिंदुओं से वो हमारी वस्तु मिलकर बनी है, उन हर एक वस्तु का द्रव्यमान और उसकी जो स्थिति है, उनकी जो स्थिति है मूल बिंदु से, उनका गुणनफल का योग करते जाएंगे। जितनी भी वस्तुएं होंगी, जितने भी हमारे पॉइंट होंगे, बिंदु होंगे, उन सब का द्रव्यमान और उनकी जो स्थिति है उनको गुणा करके फिर इनका योगफल किया जाएगा और पूरी वस्तु का द्रव्यमान का भाग, यानी हम यहाँ पर कैपिटल M भी लिख सकते हैं, या हम M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट Mn लिख सकते हैं, या कैपिटल M लिखकर, यानी कैपिटल M से हम कह सकते हैं कि भी पूरी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है, तो हम यहाँ पर कैपिटल M भी लिख सकते हैं। इस तरह हम उस वस्तु की द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद में इसका जो फॉर्मूला है वो उस द्रव्यमान केंद्र का वेग, पहले वेग लिखता हूँ, यानी उस द्रव्यमान केंद्र की जो गति है, वो वेग है, वो पूछी जा सकती है। उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम इसी तरह होगा, बस M1 V1 वेग होगा, बस R1 की जगह V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डॉट डॉट Mn Vn बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी तरह हमें जो तीसरा फॉर्मूला है वो त्वरण का है, ACM, यानी त्वरण किसका, सेंटर ऑफ मास का, द्रव्यमान केंद्र का जो त्वरण है वो हम निकाल सकते हैं। M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 MnAn बटा Mn प्लस M2 प्लस M3 Mn। ये इसके फॉर्मूले हैं और जिसकी थ्योरी है मैंने आपको बताई दी है। तो ये इसमें पूछा जा सकता है। इसमें ये भी है कि ये हमें जो हमारा संवेग संरक्षण नियम है उसकी भी ये पालना करता है। यानी संवेग संरक्षण का जो नियम है, यानी जो संवेग संरक्षण नियम हमें क्या कहता है कि संवेग है वो किसी भी वस्तु का आंतरिक बल के द्वारा चेंज नहीं होगा, बाह्य बल द्वारा ही हमेशा चेंज होता है। जिसका हम संवेग संरक्षण के नियम में हमें एक फॉर्मूला देखते हैं, डेल P अपॉन में डेल T इज इक्वल टू F यानी हमारा बाह्य बल है। यदि हम बाह्य बल को जीरो कर दें, जो हमारे गति के समीकरणों से हमें न्यूटन के जो गति के नियम है उनसे हमें पता चलता है कि यदि हम ये कह दें कि F इज इक्वल टू हमारा जीरो हो तो संवेग का जो अवकलन होता है वो जीरो होता है। इसका मतलब संवेग यहाँ पर संरक्षित है। अब संवेग यानी संरक्षित है, यानी वही राशि संरक्षित हो सकती है, उसी राशि का अवकलन शून्य हो सकता है जो राशि नियत है। इसका मतलब यहाँ पर P हम कह सकते हैं नियत है। तो इससे हमें पता चलता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाए तो उसका संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर इस किसी भी वस्तु पर अगर बाह्य बल ना लगा होगा तो उसका संवेग संरक्षित रहेगा। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि जिस तरह बम या किसी पटाखे का विस्फोट होना, तो जैसे ये हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये हमारा कोई तल हो गया, यहाँ से हम किसी बम या पटाखे को फेंकते हैं। अब हमें पता है जो बम है उस या पटाखा है उसका जो गति होगी, जो उसका पथ होगा वो परवलयाकार होगा। अब ये परवलयाकार पथ है, यदि वह बम यहाँ आंतरिक बल, अब बम होता है या पटाखा होता है वो आंतरिक बल की वजह से विस्फोट होता है। अब आंतरिक बल की वजह से वो विस्फोट हुआ है तो उसका मतलब उसका संवेग संरक्षित रहना चाहिए। संवेग संरक्षित रहने का इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान केंद्र है वो हमेशा इस वस्तु के इसी परवलयाकार पथ पर गति करेगा। चाहे उससे, जैसे कि मैं मान लूँ कि इसके दो टुकड़े हो गए, ये चाहे दो टुकड़े कहीं भी जाए, जैसे यहाँ पर चले गए, जैसे मैं मान लिया एक यहाँ पर गिरा एक यहाँ पर गिरा, लेकिन इनका द्रव्यमान के अंदर हमेशा इसी परवलयाकार पथ पर गति करता हुआ मिलेगा। इस घटना से हमें पता चलता है, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है, हम प्रूव कर सकते हैं कि जो यह द्रव्यमान केंद्र है यह संवेग संरक्षण के नियम की भी पालना करता है। इसके बाद में जो हमारा टॉपिक था वो था बल आघूर्ण। बस इसके जैसे द्रव्यमान केंद्र है इनकी बातों पर कुछ ध्यान रखना है। जैसे कि द्रव्यमान केंद्र जरूरी नहीं है कि जहाँ पर द्रव्यमान केंद्र है वहाँ पर द्रव्यमान हो, यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान हो, या दूसरी बात कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर या अंदर कहीं पर भी हो सकता है।
इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जिसे हम टॉ से लिखते थे, टॉर्क बोलते हैं इसे, टॉर्क से लिखते थे, इंग्लिश में इसे टॉर्क बोलते हैं, यानी बल आघूर्ण बोलते हैं। बल आघूर्ण को हमें टॉर्क से लिखते थे। ये बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण को हमें समझने के लिए बल से ही कंपेयर कराना होता है कि जिस तरह किसी भी वस्तु की स्थिति बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, यानी अगर कोई वस्तु है अस्थिर अवस्था में है तो उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा, या गतिशील अवस्था में है तो उस पर स्थिर अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा न्यूटन के गति के नियम से हमें ये थ्योरी मिली है। तो इसी के अनुसार यदि किसी वस्तु को कोणीय वेग या घूर्णन गति करानी है, यानी उसे घुमाना है, घूर्णन गति करवानी है, तो उस पर हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। रेखीय गति के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह हमें कोणीय गति, घूर्णन गति करवाने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता पड़ती है। अब बल आघूर्ण क्या है? बल आघूर्ण है वो बल युग्म के रूप में भी लग सकता है और सिंगल बल के रूप में भी लग सकता है। यानी अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और वो वस्तु घूमे या घूर्णन गति करे तो इसका मतलब वो उस पर बल आघूर्ण के रूप में वो बल काम कर रहा है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाजे को हम जब भी हम दरवाजे को खोलते हैं तो दरवाज़ा जैसे ही अपनी अक्ष के अनुदिश वो घूमता हुआ हमारी तरफ आता है, तो उस पर जो बल लग रहा है वो बल आघूर्ण के रूप में कार्य कर रहा है। ये एक सिंगल रूप के रूप में बल लग रहा है। अब बल आघूर्ण की बात करें, जैसे हम किसी नल को खोलते हैं, जैसे नल के ऊपर के स्टैंड को हम पकड़ते हैं तो उस पर एक बल हम बाहर की तरफ लगाएंगे कि अंदर की तरफ लगाएंगे, तब वह नल का जो ऊपर का स्टैंड है वो घूमता है। तो उसे नल को खोलना या बंद करना है तो हम उस पर दोनों तरफ बल लगाते हैं, इसे हम बल आघूर्ण, इसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं कि उसी बल की वजह से वो वस्तु घूम रही है, यानी वो जो स्टैंड है नल का वो घूम रहा है, तो इसका मतलब वो बल आघूर्ण है। दूसरी बात, जैसे हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र वाले उसे जो हमारा विद्युत आवेश है, यानी 12th क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका एक एग्जांपल है जिस पर बल आघूर्ण के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी दो आवेश हम रखते हैं विद्युत क्षेत्र में, एक -q और एक +q आवेश, जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव है। अब द्विध्रुव है तो यानी -q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, इसलिए वह घूर्णन गति करता है, तो उसे भी हम बल आघूर्ण बोलते हैं और वह भी उसमें निकालते हैं बल आघूर्ण का फॉर्मूला। इस प्रकार यानी कोई भी वस्तु है जिसे हमें वर्ताकार गति, यानी वर्ताकार तो नहीं बोलते, घूर्णन गति अगर हमें करवानी है तो उस पर हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। यानी हम लगाते हैं बल ही है लेकिन वो बल आघूर्ण के रूप में कार्य करता है। तो वह बल यानी जो किसी वस्तु को घूर्णन गति करवाने के लिए आवश्यक है उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं, या कह सकते हैं कि वह बल जो घूर्णन गति का कारण है, यानी जिसकी वजह से घूर्णन गति हो रही है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो है टो इक्वल टू R क्रॉस F। अगर हमें दूसरी तरीके से अगर लिखे तो अगर क्रॉस को हम जब भी हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा, यानी RF साइन थीटा। ये चीज़ हमें फिक्स है, पूरी फिजिक्स में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी भी जगह अगर डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणनफल है तो उसको हम हटाएंगे तो वहाँ पर कोस थीटा आता है, और यदि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको हटाएंगे तो साइन थीटा आएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोस थीटा को हटाकर हम डॉट भी लगा सकते हैं, साइन थीटा को हटाकर हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। इस डॉट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, क्रॉस का मतलब होता है सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल यानी वह राशियाँ जिनको हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण के द्वारा हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वह अदिश राशियाँ होती है। और सदिश राशियाँ यानी वह राशियाँ जिन्हें हमें दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। तो अब उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको जो हमें मल्टीप्लाई कराना होता है या गुणा कराना होता है, तो हमें यदि अदिश राशियों को कराना है तो हम उसे अदिश गुणनफल बोलते हैं, जिसमें हमें डॉट यूज लेते हैं, और यदि सदिश राशियों को कराना तो हम यहाँ पर क्रॉस का यूज लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब साइन थीटा लगा रहे हैं तो साइन थीटा का मतलब ये हमें जहाँ पे हमें साइन थीटा या कोस थीटा आता है तो हमें ये गौर करना है, यदि साइन थीटा आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर हमें जो दो राशियों से मिलकर ये बना है, यानी थीटा जिन राशियों के मध्य हो रहा लग रहा है वह 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है जो मैक्सिमम मान होता है, वहीं पर बल आघूर्ण यानी सबसे ज़्यादा लगेगा। और जहाँ कोस थीटा आ रहा है इसका मतलब कोस 0, यानी दो राशियाँ समांतर होनी चाहिए। तो साइन कोस 0 का मान क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है, इसलिए वहाँ पर हमें उसे 0 डिग्री के कोण की तरफ जाएंगे, यानी हम उन दो वस्तुओं को आपस में यानी जिनके मध्य वो थीटा हम बता रहे हैं वो समांतर होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें साइन थीटा मिला है तो इसका मतलब बल आघूर्ण का मान तब अधिकतम होगा जब इन दोनों राशियों के मध्य यानी जो त्रिज्या है और जो F है, यानी जो बल लगा रहे हैं उसकी जो मुख्य अक्ष है यानी घूर्णन अक्ष है, उस किसी भी वस्तु की जो घूर्णन अक्ष है उसकी जो बल तक की जो दूरी है वो क्या होनी चाहिए,
लंबवत होनी चाहिए। अब जो अगर बल की और उस घूर्णन अक्ष की जो दूरी, जो दिशा है वो यदि अगर लंबवत है तो इसका मतलब इनके मध्य मैक्सिमम बल आघूर्ण होगा, यानी वह वस्तु ज़्यादा उस पर घूर्णन गति ज़्यादा करेगी। अब इसमें यह है कि आर या एफ है, दोनों में से दोनों के मध्य हमें क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री का कोण मिलना चाहिए। अब जो वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो इसमें हम थोड़ा सा एक फर्क देख लेते हैं घूर्णन गति और रेखीय गति में भी, या वर्तीय गति में भी। रेखीय गति हमने बता दी कि जो सीधी गति करती है उसे रेखीय गति है। घूर्णन गति जो अपने अक्ष के अनुदिश घूमती है। वर्तीय गति है वो यानी वो भी किसी अक्ष के चारों ओर घूमती है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि जो घूर्णन गति होती है वो उसका जो घूर्णन अक्ष है वो उस वस्तु में मिलेगा हमें, और जो वर्तीय गति है उसका जो घूर्णन अक्ष है वो बाहर मिलेगा। और जो वर्तीय गति होती है वो अभिकेंद्रीय बल की वजह से होती है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल है वो घूर्णन गति नहीं करवा सकता। अभिकेंद्रीय बल यानी किसी भी वस्तु को वर्तीय गति करनी होती है तो उसे अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, यानी हम कह सकते हैं अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही हमारी घूर्णन गति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने घूर्णन गति की, तो इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर वहीं पर जो चक्कर लगा रही है तो उस चक्कर को हम कह सकते हैं घूर्णन गति, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है उसे हम कह सकते हैं वर्तीय गति। ये दोनों में फर्क है। अब हमें जब यहाँ पर घूर्णन गति करवानी है तो इनके मध्य थीटा हमें पता चल गया है कि 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे दरवाजे को खोलना या नल का खोलना, वो भी बल आघूर्ण का फॉर्मूले में आ गया। या ऐसी हर एक कोई भी वस्तु है जिसे हम घूर्णन गति करवाना चाहते हैं तो हमें उस पर दो बलों की आवश्यकता पड़ेगी। या हम अगर दूसरी बात इस त्रिज्या को हम जो लिख रहे हैं उसको हम इस तरह से उसमें भी देख सकते हैं कि यदि दो बलों की वजह से घूम रही है तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों बलों की जो रेखीय, उनका जो दोनों बलों के मध्य की जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा जिस रेखा पर वो क्रिया कर रहे हैं, बल यानी जिस दिशा में कार्य कर रहा है वो दोनों एक ना हो। यदि उनकी क्रिया रेखा एक हो गई तो वो घूर्णन गति नहीं करेगा। यानी क्रिया रेखा का मतलब, अब जैसे मैं इस वस्तु पर बल लगा रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, और इस वस्तु पर मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ इस तरफ बाहर की तरफ तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई। इसका मतलब ये इस तरह घूर्णन गति कर सकता है। लेकिन यदि ये दोनों बल एक ही क्रिया रेखा, यानी इस पॉइंट पर मैं बल लगाऊं अंदर की तरफ, इस पॉइंट पर मैं बल लगाऊं इस तरफ अंदर तरफ, तो इन दोनों की क्रिया रेखा एक ही हो गई ये, तो इसकी वजह से ये घूर्णन गति नहीं करेगा। यदि दोनों बल बराबर है तो ये कोई भी गति नहीं करेगा। अगर एक ज्यादा है तो वो कम वाले की तरफ खिसकेगा, यानी उसकी तरफ वो गति करेगा। ये है इन दोनों में, इस आर का भी ये फर्क हो सकता है बस। और एफ है तो एफ का हमें ये देखना है कि जो लंबवत हिस्सा होगा वही कार्य करेगा। इसका ये हो गया इसका बल आघूर्ण, इसके एग्जाम्पल हो गए। और थीटा हमारा मैक्सिमम यानी 90 डिग्री होना चाहिए। यदि 0 डिग्री हो रहा है तो साइन 0 का मान 0 होगा और बल आघूर्ण हमारा 0 हो जाएगा। इसी के साथ हमने ये देखा था कोणीय संवेग संरक्षण, जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो था कोणीय संवेग संरक्षण। अब कोणीय संवेग संरक्षण क्या है? जिस तरह हम रेखीय संवेग पढ़ते हैं उसी तरह कोणीय संवेग है। वो रेखीय संवेग है वो जो हमारी रेखीय गति में था यानी सीधी गति में था। अब जो कोणीय संवेग है वो घूर्णन गति में मिलता है हमें। यानी घूर्णन गति का जो संवेग होता है उसे हम कोणीय संवेग कहते हैं। यानी जब भी वस्तु घूर्णन गति कर रही है तो उसके अंदर कोणीय संवेग मिलता है हमें। कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला आता है, कोणीय संवेग को हम एल से लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होगा आर क्रॉस पी, या हम क्रॉस को हटाएं तो आर पी साइन थीटा, क्रॉस हटाएंगे तो हमारा फिक्स है साइन थीटा आना है। और यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि यहाँ थीटा का मान कितना होना चाहिए, थीटा का मान 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो इसका मतलब एल का मान यानी कोणीय संवेग संरक्षण का जो मान है वो मैक्सिमम होगा। ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला है। अब यदि हम यहाँ पर कहें कोणीय संवेग संरक्षण, तो जिस तरह हमने बल आघूर्ण यानी बल का संरक्षण देखा था उसी तरह हम कोणीय संवेग संरक्षण देखते हैं। उसमें हम ये देखते थे कि जिस तरह कोणीय संवेग यानी हम लिखते थे कि डेल पी अपॉन में डेल टी इज इक्वल टू एफ, यानी बल लगता है यानी जो भी हमारा संवेग में परिवर्तन है वो बल के बराबर होता है। यानी बाह्य बल जो हम वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बात हम यहाँ कहते थे। तो यहाँ पर अब जो हम कहेंगे जो घूर्णन गति के लिए आवश्यक है वो बल तो है नहीं, उसके लिए आवश्यक है हमारा बल आघूर्ण। अब इसके लिए हम जो बात करेंगे वो करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण की, यानी डी एल अपॉन डी टी। यानी जो कोणीय संवेग है उसमें जो परिवर्तन है तो वो होता है हमारा बल आघूर्ण की वजह से। अब यहाँ अगर हम बोल दें कि हमारा बल आघूर्ण यदि शून्य है, यदि बल आघूर्ण क्या है शून्य है,
तो इसका मतलब डेल डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू हमारा हो गया 0। अब यदि अगर 0 हो गया यानी किसी भी राशि का, वही हमें स्टेटमेंट दोबारा काम मिले, यदि किसी भी राशि का अवकलन अगर शून्य है इसका मतलब वो राशि नियत है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एल इक्वल टू हमारा क्या है, संरक्षित है यानी नियत है, एल है हमारा नियत राशि है। यहाँ से हमें पता चलता है कि एक कोणीय संवेग जो संरक्षण है उसका एक फॉर्मूला और है, एल इक्वल टू आई ओमेगा। आई है हमारा बल आघूर्ण है जो हम देख चुके हैं। ये हमें इसका संबंध का सूत्र भी हम बोल सकते हैं कि कोणीय संवेग और बल आघूर्ण तथा कोणीय गति के अंदर ये संबंध हो गए। तो हम इस रूप में भी इसे देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर एल इक्वल टू अगर हम नियत लिखें, यदि हम यहाँ पर लिखें आई ओमेगा इक्वल टू भी नियत है और आई बराबर हो गया नियत, यानी हम यहाँ 1 लिख देते हैं बटा ओमेगा। आई इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा हो गया। इसका मतलब है कि घूर्णन गति है वो आई पर भी निर्भर कर रही है, यानी जड़ तो आघूर्ण पर भी निर्भर कर रही है। अब ये हमारा जड़ आई है, तो आई का जो फॉर्मूला हम देखेंगे वो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अभी आपको सीधा ये बता सकता हूँ कि जो घूर्णन गति है वो जड़त्व आघूर्ण पर भी इस तरह निर्भर करती है। यदि जड़त्व आघूर्ण कम होगा तो घूर्णन गति ज़्यादा होगी, यदि जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा तो घूर्णन गति कम होगी। अब हमें आगे ये देखना है कि जो घूर्णन गति है, ये जो हमारा ये जड़त्व आघूर्ण है, ये किस पर निर्भर कर रहा है। ये हम आगे अभी अगला टॉपिक लिखेंगे जड़त्व आघूर्ण, उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसी के साथ मैं इसे भी समझा देता हूँ। तो इसमें ये हमारा कोणीय संवेग संरक्षण है, यानी किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण, यानी बल आघूर्ण अगर यदि किसी वस्तु पर शून्य हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब उसका कोणीय संवेग भी क्या है, संरक्षित है। और कोणीय संवेग संरक्षण से हमें एक नया संबंध मिलता है कि आई इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन ओमेगा। यानी ये ओमेगा का मतलब ये जो हमने ये डब्ल्यू लिखा है, इसका मतलब ये है कि बल जो जड़त्व आघूर्ण है वो कोणीय गति का विपरीत होता है। यानी जड़त्व आघूर्ण जितना कम होगा कोणीय गति उतनी ज़्यादा होगी, और जड़त्व आघूर्ण जितना ज़्यादा होगा कोणीय गति उतनी कम होगी। ये संबंध यहाँ पर मिल जाता है। ये फॉर्मूले हैं और इन्हीं पर हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। साइन थीटा पर भी हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर थीटा है तो मैक्सिमम कहाँ होगा 90 डिग्री पर और मिनिमम होगा 0 डिग्री पर। यदि साइन का थीटा का मान यहाँ पर 0 है, यानी आर और पी के मध्य जो कोण 0 डिग्री होगा, तो इसका मतलब है कि एल का मान 0 हो जाएगा। इसके बाद में मैं लिख देता हूँ साथ में ही जड़त्व आघूर्ण। अभी एल इक्वल टू आई ओमेगा है, इसे भी देख लेंगे साथ में। जड़त्व आघूर्ण को हम आई से लिखते हैं, आई इक्वल टू होता था हमारा IMR स्क्वायर। यानी जड़त्व आघूर्ण अगर हमें निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो MR स्क्वायर होगा। M यानी उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान, R यानी घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी, घूर्णन अक्ष से उस वस्तु की दूरी को हम R लिखते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि उस वस्तु का द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उस वस्तु की जो लंबवत दूरी है उसके वर्ग के गुणनफल के बराबर हमारा जड़त्व आघूर्ण होता है। अब जड़त्व आघूर्ण को समझने के लिए हमें जड़त्व का पता होना चाहिए। जड़त्व है हमें वही न्यूटन के नियम से हमें मिलता है, या जड़त्व का नियम भी उसे हम बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व यानी कोई भी वस्तु है, यदि वो स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। ये जो उस वस्तु का गुण है, ये उस गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। यानी वो वस्तु है उस जड़त्व के गुण के कारण ही अपनी स्थिति चेंज नहीं करना चाहती है। अब हमें उस वस्तु की स्थिति चेंज करनी है तो हमें उस पर बाह्य बल लगाना पड़ता है, तब जाके उस वस्तु की स्थिति चेंज होती है। तो उस वस्तु की जो गुण है उसे हमें जड़त्व कहते हैं, और जो जड़त्व है वो हमेशा द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व है वो हमेशा द्रव्यमान के समानुपाती होता है, और इसी से हम निकाल कर हमें इसी से संबंधित है हमारा कोणीय गति के अंदर हमें मिलता है जड़त्व आघूर्ण। यानी किसी वस्तु को घूर्णन गति करवा रहे हैं, अब यदि उस वस्तु को घूर्णन गति करवानी है तो उस पर हमें बल लगाना पड़ेगा, और जो बल उससे घूर्णन गति करवाने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो उसके जड़त्व आघूर्ण के गुण की वजह से पड़ रही है। यानी उसमें भी एक
गुण है जिसे हम जड़त्व आगुण कहते हैं, जो उस घूर्णन गति का विरोध करता है। यानी उस वस्तु का यदि हमें रोकना है, घूर्णन गति कर रही है और उसे हमें रोकना है, या स्थिर है और उसे घूर्णन गति करवानी है, तो दोनों ही कार्यों में हमें बाह्य बल लगाना यानी बल आघूर्ण लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम बोलते हैं बल आघूर्ण। अब जो बल आघूर्ण लगा रहे हैं वो हम उसके एक गुण के विरुद्ध लगा रहे हैं, जिस गुण को हम बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण, जिसका मान होता है mr²। ठीक है, ये ही है इसका मेन बेस। अब जड़त्व आघूर्ण किन किन चीजों पर निर्भर करता है? जड़त्व आघूर्ण है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, और जो उसके घूर्णन अक्ष है उसकी घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान की दूरी पर निर्भर करता है। इस जड़त्व आघूर्ण में एक हमारा नाम और मिला था हमें, जिसका नाम था घूर्णन त्रिज्या, जिसका नाम था घूर्णन त्रिज्या, जिसका हम सीधा ये लिखना चाहे तो हम लिख सकते थे K=I/m। I यानी जड़त्व आघूर्ण, m यानी उसका द्रव्यमान। जो घूर्णन त्रिज्या है क्या होता है? घूर्णन त्रिज्या होता है उस घूर्णन अक्ष से, किसी भी वस्तु है उसके घूर्णन अक्ष से उसके द्रव्यमान केंद्र, जो हमने पीछे देखा है, घूर्णन अक्ष से द्रव्यमान केंद्र की जो लंबवत दूरी है, जो लंबवत दूरी है उनके मध्य की दूरी को हमें घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। अब यहाँ पर भी हमारा जो फॉर्मूला है वो इसी तरह का बनेगा, I=mk², जो जड़त्व आघूर्ण से संबंधित यदि हम करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये यहाँ से यही बनता है, या हम बोल सकते हैं यहीं से हमने ये फॉर्मूला निकाला है, वो हमने एक बड़ी वीडियो में निकाल लिया पहले ही। तो अब इसको हम ये कह सकते हैं घूर्णन त्रिज्या है वो है कि उसकी जो भी वस्तु है उसके घूर्णन अक्ष से, उस वस्तु के घूर्णन अक्ष से उसके द्रव्यमान केंद्र तक के बीच मध्य की जो दूरी है उसको हमें घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद में इसका ये जो इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि जो जड़त्व आघूर्ण है, या इसको हमने संवेग संरक्षित बताया था, उसके बाद में हमने वो फॉर्मूला ये लगाया था संवेग संरक्षण वाला, I=I ω। और यदि L अगर नियत हो जाए, यदि L हम बोल दें नियत है, तो हम कह सकते हैं I समानुपाती 1/ω। इसका मतलब है जो घूर्णन जो जड़त्व आघूर्ण है वो घूर्णन गति के विपरीत है। इसके एग्जाम्पल है कि जब भी कोई कलाकार है वो जब भी समुद्र में, या हम बोलते हैं पुल के अंदर जो गिरता है वो कलाकारी दिखाता है घूमते हुए, तो वो जब घूमकर कलाकारी दिखाता है तो वो क्या करता है कि जब भी वो ऊपर उछलेगा, उछलते ही वह अपने हाथों को और पैरों को सिकोड़ लेगा। सिकोड़ने की वजह से उसकी जो त्रिज्या है यानी R है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से यदि R कम हो जाएगी तो उसका जड़त्व आघूर्ण कम होगा, जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा तो हमारा जो कोणीय वेग है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही वह जब स्विमिंग पूल में यानी पानी में गिरने वाला होता है तो वह अपने हाथों या पैरों को वापस खोल लेता है ताकि वो घूर्णन गति कम हो जाए, क्योंकि उसमें उसकी जो घूर्णन त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी, और जब घूर्णन त्रिज्या बढ़ जाएगी तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा, और जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा तो उसकी कोणीय गति कम हो जाएगी, तो उसको जो चोट है वो कम लगेगी। ये हमें इसका सीधा सा एग्जांपल है हमें जड़त्व आघूर्ण का, हमें और कोणीय संवेग संरक्षण का भी हो गया, जड़त्व आघूर्ण का इसमें साथ भी हो गया, ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हमने लिखे थे कि अलग अलग वस्तुओं के जो अलग अलग जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले थे वो हमने निकाल लिए थे, हमने लिख लिए थे। इसके बाद में हमारी जो हमारा जो एक छोटा सा एक नॉलेज के लिए हम ये लिख सकते हैं कि हमें रेखीय गति और घूर्णन गति के जो फॉर्मूले हैं वो एक साथ में भी लिख सकते हैं और उनको बारे में समझ भी सकते हैं। हाँ, इसमें मैं बताया था आपको, साइड में बोल दिया कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो किन पर निर्भर करता है, जो वो तो उसकी बल आघूर्ण की और द्रव्यमान केंद्र के बाद में हमने बात कर ली थी। हाँ, जड़त्व आघूर्ण की यदि हम बात करें तो जड़त्व आघूर्ण है वो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी पर निर्भर करेगा और उसके द्रव्यमान वितरण पर भी निर्भर करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेखीय गति और घूर्णन गति के जो फॉर्मूले हैं उनमें जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। इनमें इस तरफ मैं लिख देता हूँ रेखीय गति, एक तरफ लिखता हूँ मैं घूर्णन गति।
अब जो रेखीय गति व घूर्णन गति है, इनमें फर्क ये है कि जो रेखीय गति है उसमें जो द्रव्यमान होता है जिसे हम m से लिखते हैं, और घूर्णन गति में वहां पर होता है जड़त्वाघूर्ण जिसे हम I से लिखते हैं, और I का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mr²। इसके बाद हमें इसमें लिख सकते हैं वेग। वेग को हम v से लिखते हैं, और इसमें हम लिखते हैं कोणीय वेग जिसे हम ओमेगा से या w से लिखते हैं। हाँ, इसमें प्राथमिक वेग को हम u से लिखते हैं, अंतिम वेग को v से लिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं प्राथमिक वेग को ओमेगा नॉट से लिखेंगे, और जो अंतिम वेग है उसे हम ओमेगा से लिखेंगे। इसके बाद हम लिख सकते हैं कोणीय, इसमें लिख सकते हैं त्वरण जिसे हम a से लिखते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं कोणीय त्वरण जिसे हम अल्फा से लिखते हैं। हमें बताया कोणीय त्वरण और वेग में क्या फर्क है कि जो वेग है वो हमें मिलता है स्थिति का अवकलन करने पर डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी एक्स का मतलब है स्थिति। तो और यहाँ पर जो कोणीय वेग है वो हमें मिलेगा जो हमारी कोण है उसके अवकलन से। यानी इसमें एक छोटा सा संबंध और लिख देता हूँ मैं, स्थिति, यानी इसमें जो स्थिति है वो हम लिखते हैं अक्ष से, और इसकी जो स्थिति है वो हम लिखेंगे थीटा से। ये इन दोनों में फर्क है। तो इसका जो वेग है उसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, यानी स्थिति का हम अवकलन करेंगे तो हमारा वेग आ जाएगा जिसे हम v से लिखते हैं। और जो त्वरण है वो हमें मिलता है डेल v अपॉन डेल टी, इसका फॉर्मूला होता है। यानी वेग का यदि हम अवकलन करते हैं तो हमें त्वरण मिलता है। और कोणीय वेग है उसका हमें, यानी उसकी जो स्थिति है यानी थीटा, यानी जिसे हम कोण कहते हैं, उसका जो अवकलन करेंगे तो हमें कोणीय गति मिलेगी। कोणीय त्वरण हमें मिलेगा जब हमें कोणीय गति का यानी डेल ओमेगा का हम अवकलन करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं संवेग, जो हमारा होता है P = mv, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ पर लिखते हैं हम कोणीय संवेग जिसको हम L से लिखते हैं I ओमेगा, हमारा फॉर्मूला होता है। यह हम I ओमेगा के लिखे, इसके साथ में ये भी लिख देते हैं और R क्रॉस P, और ये और साथ में ये भी लिख लेते हैं L = I ओमेगा। ये दोनों फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। इसके बाद में इसके अंदर हो सकता है हमारा बल जिसे हम F से लिखते हैं, और यहाँ पर हमारा होता है बल आघूर्ण जिसे हम टॉर्क से लिखते हैं, और जिसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। यानी इसमें हमें पता है त्रिज्या का यानी R का ही फर्क आना है, वो भी हमारी गुणनक से जो दूरी है R उसे हमें उसका ही हमें फर्क मिलता है। बल हो गया, वहाँ पर बल आघूर्ण हो गया। यहाँ हमें संवेग और बल के अंदर जो संबंध लिखते हैं यानी डेल P बटा डेल T = हम कह सकते हैं बल, यानी संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो बल के समानुपाती होती है। और यहाँ हम लिख सकते हैं डेल L अपॉन में डेल T = तो यानी कोणीय वेग है उसमें जो परिवर्तन की दर है वो बल आघूर्ण के समानुपाती यानी बराबर होती है। इसके बाद में हमें यहाँ पर और है जैसे घूर्णन गति का इसका गतिज ऊर्जा का हम सूत्र लिखें तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं E k = 1/2 mv²। और यहाँ पर जो हम गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं E k = 1/2 I ओमेगा²। यानी m की जगह हमने I लिख लिया, v की जगह हमने ओमेगा लिख लिया, w लिख लिया। ये फॉर्मूले हैं। और है इसमें अगर कोई फॉर्मूला हो तो कोणीय गति, वेग, त्वरण, गतिज ऊर्जा, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब इसमें ये है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रेखीय गति है उसका हम घूर्णन गति से संबंध कराएंगे तो हमें त्रिज्या का ही संबंध थोड़ा सा जोड़ना है। वो घूर्णन त्रिज्या जिसे हम बोलते हैं, ये हम बोल सकते हैं घूर्णन अक्ष से उस किसी द्रव्यमान की जो दूरी है उनके मध्य की जो दूरी है उसी से संबंधित होती है, जिसे हमें रेखीय गति और घूर्णन गति में हमें फ़र्क हमें मालूम हो जाता है।
अब इसका जो ज़्यादा यही है कि भाई जो हमें द्रव्यमान केंद्र की बात कर रहे थे, यानी सीधी सी बात कह सकते हैं, यानी किसी वस्तु का वह बिंदु जिस बिंदु के द्वारा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। बल आघूर्ण यानी किसी वस्तु को कोणीय गति करवानी है, यानी उसे घुमाना है, तो उस घुमाने के लिए जो हम उस पर बल लगा रहे हैं तो उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। यानी एक बल आघूर्ण हो गया, यानी किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए आवश्यक बल को हम बल आघूर्ण कह सकते हैं। तीसरा जो हमारा था कोणीय संवेग संरक्षण, यानी संवेग संरक्षित कब रहेगा, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण यानी बल आघूर्ण अगर शून्य है, यानी बल आघूर्ण नहीं लगा रहे हैं, तो उस वस्तु का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। चौथी जो हमारी बात थी वो थी जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण है वो जड़त्व से संबंधित है, यानी किसी भी वस्तु की जड़त्व है वो हम कह सकते हैं, यानी किसी वस्तु की स्थिति अगर हमें बदलनी है तो उस पर हमें बल लगाना पड़ता है, और जो बल जिस गुण के विरुद्ध लगा रहे हैं, यानी उस वस्तु के जिस गुण के विरुद्ध हम बल लगा रहे हैं उसे हम जड़त्व कहते हैं। यानी कि हर वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि भाई हर वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी स्थिति नहीं बदलती और उस पर स्थिति बदलने बिना बल के नहीं बदलती। और जब भी उस पर हमें स्थिति बदलनी है तो हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी, यानी वह वस्तु अपना आप अपनी स्थिति नहीं बदलेगी। उसी के संगत हम बोल सकते हैं जड़त्व आघूर्ण को, यानी किसी वस्तु को घूर्णन गति, यानी एक जड़त्व आघूर्ण यानी किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी घूर्णन गति का विरोध करे, यानी किसी वस्तु को घुमाने के लिए जब हम बल आघूर्ण लगा रहे हैं वो उस वस्तु के जिस गुण के विरुद्ध लगा रहे हैं उसे हम जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। या अब घूमती हुई वस्तु को हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी हम बल लगा रहे हैं, तो वो भी बल हमें उसी जड़त्व आघूर्ण के विरुद्ध लगाना पड़ रहा है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे हमें पंखे को रोकते हैं, यदि घूमते हुए पंखे को आप रोकने की कोशिश करोगे, उस पंखे के जो नज़दीक वाला हिस्सा है वहाँ पर अगर आप हाथ से या किसी वस्तु से रोकने की कोशिश करोगे वो जल्दी रुक जाएगा, आसानी से रुक जाएगा, उसमें आपको चोट भी कम लगने के चांस है। कंपैरिजन किसके जो दूर है, यानी उसके दूर वाले हिस्से को यदि आप रोकने की कोशिश करेंगे तो उस पर हमें चोट लग सकती है, उस पर हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बिंदु की जो घूर्णन त्रिज्या है वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है, तो यानी घूर्णन अक्ष से उस बल तक की जो दूरी है वो ज़्यादा हो गई है, और ज़्यादा दूरी होने की वजह से उसका जड़त्व आघूर्ण भी ज़्यादा हो गया है। इसका मतलब हमें बल की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी उसे रोकने के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारा 11th का हमारा पहला चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट है। इस पर जो बचते हैं वो न्यूमेरिकल बचते हैं, वो हमें सारी जो टॉपिक है उनके जब थ्योरी कर लेंगे, सारी फॉर्मूले कर लेंगे, तो उसके बाद हम इस पर भी न्यूमेरिकल पर भी वीडियो बना लेंगे।